हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक। आज की हमारी क्लास शुरू होगी क्वेश्चन नंबर 28 से। ये जो वीडियो है इसमें हम लोग एडवर्ब पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। 27 तक के क्वेश्चंस हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। बट बिफोर आई बिगिन, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द ब्यूटीफुल बेल आइकन देयर सो दैट यू कैन गेट नोटिफाइड अबाउट ऑल द अपकमिंग लेसन्स। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 21 देखें। Not a single scooter was available with any of the dealers as all the scooters were complete sold। ये हमारा एग्जाम्पल है, इसका आप लोग आंसर करें। और 29 में पढ़ देता हूँ तीनों के तीनों एक साथ। दो his actions were severe criticized, he did not lose his temper and dealt with the matter in a gentle way। The car flew off the road and fell into the valley because Amit was driving fastest। ठीक है, चलें पहला सेंटेंस देखते हैं। Not a single scooter was available, मतलब एक भी स्कूटर अवेलेबल नहीं था। With any of the dealers, किसी भी डीलर्स के पास नहीं अवेलेबल था। As, यहाँ पे जो as यूज किया गया है ये एक कंजंक्शन है, क्योंकि है इसका मतलब यहाँ पे रीज़न बता रहा है क्यों नहीं किसी भी डीलर के पास कोई स्कूटर था। उसका रीज़न है क्योंकि ऑल द स्कूटर्स, चूंकि स्कूटर्स प्लूरल सब्जेक्ट है, वर्ब हमारा प्लूरल होगा, ये बना है पैसिव सोल्ड। अब यह है हमारा वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर ये पैसिव में थर्ड फॉर्म लिखा गया है सोल्ड। तो वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हम एडजेक्टिव का यूज़ नहीं करते हैं, वी यूज़ एन एडवर्ब टू क्वालिफाई अ वर्ब। तो कंप्लीट की जगह पे ये बनना चाहिए था कंप्लीटली, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है इसमें एरर था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29 जरा देखें आप लोग। तब तक मैं इधर कुछ ट्राई मारता हूँ, देखें कुछ टाइमर। एक बार ट्राई तो मैं मार रहा था, अभी हो पाएगा क्या? और एक बार जब मैंने ट्राई किया था तो कुछ हुआ था उसमें, अब देखें अभी हो पा रहा है। हो जाए तो थोड़ा मेरा माहौल बन जाए, मैं इसको इस पर कर लूँ, लेकिन ये हो नहीं पाता कभी मेरे से। चलिए फिर से ट्राई करेंगे। ये छोटा है, ये बड़ा है, फिर मैंने इसे छोटा कर दिया। कोई तरीका तो होगा इसे लाने का, वैसे होता क्यों नहीं कभी? नहीं हो रहा, हटाइए इसे, वहीं अटका हुआ है। खैर देखिए 29, दो का मतलब एक कंजंक्शन है, ये कॉन्ट्रास्ट को शो करने के लिए यूज़ करते हैं। हिंदी में दो को हम कहते हैं यद्यपि। हिज एक्शंस वर सीवियर क्रिटिसाइज्ड, यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखें तो जैसे यहाँ पे वर और सोल्ड ये दोनों मिलकर के पैसिव स्ट्रक्चर को फॉर्म किए थे, इन द सेम वे क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे क्या है? हिज एक्शन वर क्रिटिसाइज्ड, द पैसिव स्ट्रक्चर severe is an adjective and an adjective cannot be used to qualify a verb, we'll have to use an adverb, so in place of using severe it should be severely। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कुछ एडजेक्टिव्स हैं हमारे, जैसे एक वर्ड लिखा हुआ है रियल, ये हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है। ऐसे आपने लिख दिया सीवियर, ये भी एडजेक्टिव है। आपने लिख दिया नाइस, ये भी एडजेक्टिव है। आपने लिख दिया कंप्लीट, ये भी क्या है? एक एडजेक्टिव है, ठीक है ना। आपने लिखा रेगुलर, ये भी एडजेक्टिव है। अब इनमें एल वाई लगा दीजिए। जनरली एडजेक्टिव्स में एल वाई लगा देने से ये एडवर्ब बन जाते हैं। सीवियर में भी एल वाई आप लगा देंगे तो ये सीवियरली एडवर्ब बन जाएगा। नाइस में भी लगा देंगे आप तो ये बन जाएगा नाइसली, जो कि एक एडवर्ब है। कंप्लीट एडजेक्टिव में भी लगा देंगे तो कंप्लीटली, ये भी एक एडवर्ब है। रेगुलर में भी लगा देते हैं अगर आप तो ये बन जाएगा रेगुलरली, ये भी क्या है? आपका एडवर्ब है। तो यहाँ पहले वाले में भी वही एरर था, कंप्लीट एक एडजेक्टिव था जो कि सोल्ड वर्ब को क्वालिफाई कर रहा था, तो गलत हो गया। दूसरे में भी वही गड़बड़ है कि सीवियर इज एन एडजेक्टिव and in the given sentence it is used to qualify the given verb, and as we all know, to qualify a verb we don't need to use any adjective, we must use adverb। What about question number 30? The car flew off the road and fell into the valley because Amit was driving। देखिए जैसे हम फास्ट की बात करते हैं, फास्ट ये एक एडजेक्टिव है जो कि पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। इसका जो कंपैरेटिव डिग्री है वो होता है फास्टर एडजेक्टिव का। इसका जो सुपरलेटिव डिग्री है ये है फास्टेस्ट।
यहाँ पे ड्राइविंग वर्ब है। इस ड्राइविंग वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हमें सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव नहीं बल्कि एडवर्ब की ज़रूरत है। तो उसके लिए जो एडवर्ब है वो फास्ट है, ठीक है ना। फास्ट खुद ही एडजेक्टिव होता है और एडवर्ब भी होता है। तो जो फास्टेस्ट वहाँ लिखा हुआ है दैट इज़ द इनकरेक्ट वर्ड इन द गिवन सेंटेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। सो विल हैव टू यूज द एडवर्ब फास्ट एंड ड्राइविंग फास्ट। या फिर आप इसे और एडवर्ब वो वाला सेंस लाना चाहते हैं तो वेरी फास्ट कर दीजिए, तब भी सेंटेंस सही हो जाएगा, ठीक है। ये फास्ट इस ड्राइविंग को क्वालिफाई कर रहा है तो एडवर्ब है, ये वेरी इस फास्ट को क्वालिफाई कर रहा है तो एडवर्ब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33 इन क्वेश्चंस को पढ़ें आप। ओइंग टू सर्टेन इनएविटेबल सर्कमस्टांसेस, ओइंग टू प्रेपोजिशन है इसका ये ड्यू टू होता है, इसका मतलब बिकॉज ऑफ, सर्टेन मतलब कुछ निश्चित, एंड ये इनएविटेबल का मतलब दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिससे हटाया ना जा सके, जिससे बचा ना जा सके। मतलब कुछ ऐसे कंडीशंस, ऐसे सर्कमस्टांसेस जिनसे बचा नहीं जा सकता, उन सर्कमस्टांसेस, उन परिस्थितियों की वजह से द शेड्यूल्ड प्रोग्राम हैड टू बी पोस्टपोन्ड। देखिए बी पोस्टपोन्ड आया है यानी पैसे में लिखा गया है। जब पैसे में लिखा गया तो इसका ये मतलब है कि जो ये सब्जेक्ट यहाँ लिखा गया है ये सब्जेक्ट इसका डूअर नहीं बल्कि रिसीवर है। यानी कि जो द शेड्यूल्ड प्रोग्राम है ये, इसको पोस्टपोन करना पड़ गया। ये वर्ब है, इसको क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पे एडजेक्टिव अनंत काल के लिए, तो ये एडजेक्टिव नहीं चाहिए हमें, यहाँ पे चाहिए एडवर्ब इनडेफिनेटली डाल दिया गया। बट द मेंबर्स कुड नॉट बी कन्फर्म, लेकिन मेंबर्स देखिए फिर से पैसे बनाए यहाँ पे, कुड नॉट बी कन्फर्म यानी मेंबर ने कन्फर्म नहीं किया, मेंबर के ऊपर ये काम किया गया, यानी कि मेंबर्स को इस बात की जानकारी नहीं दी जा सकी। अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 32 में। वी सेल्डम और एवर गो आउट दीज डेज बिकॉज इट इज टू हॉट नाउ डेज। आइए इसे देखते हैं जरा। आपको ये बात तो पता ही होगा, दो फ्रेजेस होते हैं सेल्डम और नेवर, और दूसरा है सेल्डम और एवर। ये है हमारा फ्रेज, ठीक है ना। देखें क्या करना है इसमें। सेल्डम और नेवर की अगर बात की जाए, ये रहा पट्टा, ये रहा जो भी हमारा वर्ड है, तो सेल्डम का मतलब होता है ऑलमोस्ट नेवर, और का मतलब होता है चॉइस। मतलब ये भी ऑलमोस्ट नेवर है और नेवर है, तो नेवर है, तो दोनों मिलता जुलता सेम ही हो गया। तो ये जो मीनिंग देता है ये देता है नेगेटिव मीनिंग। जबकि मैं अगर इसकी बात करूं सेल्डम और एवर की, तो सेल्डम एक कंडीशन लगा लिया, अगर ना के बराबर नहीं तो इफ़ एवर कभी कभी हो जाए। मतलब कि ये जो वर्ड फ्रेज दे रहा है मीनिंग ये पॉजिटिव है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि ये जो मीनिंग दे रहा है इसका मतलब है कभी होता ही नहीं है। इस वाले का मतलब है कि कभी कभार हो गया उस चीज़ को स्ट्रेस, हालांकि इसमें हो नहीं रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन एक दो बार ही हो गया तो उस बात को इसमें स्ट्रेस देने की कोशिश की गई है, ठीक। अब हम आते हैं यहाँ पे वी सेल्डम और एवर। तो आप देखेंगे कि जो सेल्डम के साथ एवर है और आया है तो गलत तो हो ही गया। तो इसे सही करने के दो तरीके हो सकते हैं। अगर भाई पार्ट ए में ही तो हमें सही करना है, तो अगर पार्ट ए को ही सही करना है तो या तो हम इसको बना दें, ये पहले हटा दें यहाँ से, इसको मैं बना दूं सेल्डम और नेवर ये लिखा जाए, या सेल्डम इफ एवर ये लिखा जाए। इन दोनों में क्या किया जाए हमें ये समझना है, ठीक है ना। अभी देखिए है क्या, अगर मैं ये बोल देता हूँ कि वी सेल्डम इफ एवर गो आउट दीज डेज बिकॉज इट इज़ टू हॉट नाउ अ डेज। अच्छा नाउ टू हॉट का मतलब है इतना ज़्यादा हॉट है जितना होना नहीं चाहिए। तो जब अब मुद्दा ये है ना कि दोनों में से लगाया कौन सा जाए, कौन सा बेहतर होगा, तो इसमें बेहतर ये वाला होगा आपका पहला वाला। क्यों पहला वाला होगा समझिए। मैंने अगर बोल दिया टू वीक, तो टू वीक का मतलब है टू वीक टू गो, टू वीक टू वॉक, इतना ज़्यादा कमज़ोर होना कि चल ही ना पाना। मतलब ये काम नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ज़रूरत ज़्यादा कमज़ोर है। तो यहाँ लिखा हुआ है टू हॉट, तो इतना ज़्यादा हॉट है जितना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि अगर मैं यहाँ पे एक ऐसे मैसेज को दे रहा हूँ कि ये वाली सिचुएशन इतनी ख़राब है कि ये वाला एक्शन नहीं हो पा रहा, तो मैं ये थोड़ी बोलूँगा कि इतनी ज़्यादा ख़राब है कि कभी कभी कर देता हूँ, इतनी ज़्यादा ख़राब है कि कभी नहीं कर पाता। तो जो प्रॉपर यहाँ पे वर्ड फ्रेज होना चाहिए वो ये होना चाहिए,
हालांकि आप इस डिफरेंस को इस पर्टिकुलर एग्जांपल में नहीं भी जानेंगे तब भी आपका आंसर तो सही हो ही जाएगा कि ये बनेगा। लेकिन आपको अगर ये ऑप्शन दे दिया जाए पेपर में, ऑप्शन सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, कि अब ये लगाया जाए कि ये लगाया जाए, तब तो आप इसका प्रॉपर आंसर तभी चूज कर पाएंगे जब इसको प्रॉपर तरीके से समझे रहेंगे। इस वजह से इसको मैंने समझा दिया। आइए देखिए 33 में क्या होगा, यानी इसका ऑप्शन ए में एरर है। वी शुड कीप आर बिलोंगिंग्स ऑर्डरली। ये हमारा एक एग्जाम्पल है, इसको आप लोग देखें। तब तक मैं आपको कुछ बातें समझा दूं, यहाँ पे आपको हेल्प करेंगे। जैसे कुछ नाउन्स होते हैं हमारे पास, नाउन्स। नाउन की बात किया जाए तो एक तो हो गया फ्रेंड, दूसरा हो गया ऑर्डर, तीसरा हो गया कावर्ड, फिर हो गया माइजर, फिर हो गया निगार्ड, है ना। ये सब नाउन्स है हमारे। और भी नाउन्स लिख लेते हैं। मैन लिख दिया मैंने, वुमन लिख दिया मैंने, वर्ल्ड लिख दिया मैंने, इसके बाद और क्या लिख दिया, हेवन लिख दिया मैंने, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने लिख दी, एटसेट्रा कर लेते हैं, बहुत हो गया ये। देखिए तो जनरली होता क्या है कि नाउन्स में जब हम एल वाई का यूज़ करते हैं तो वह एडजेक्टिव बन जाता है। एडजेक्टिव मतलब अगर आपके दिमाग में ये बात है कि एल वाई लगा देने से एडवर्ब बन जाता है तो वो गलत है। कई बार ऐसा होता है कि किसी नाउन में हम एल वाई लगाते हैं तो वो एडवर्ब नहीं बनता है, वो बनता है एडजेक्टिव। जैसे फ्रेंड है तो फ्रेंडली बन जाएगा, मैन है तो मैनली, ये एडजेक्टिव्स हैं। ऑर्डर है तो ये बन जाएगा ऑर्डरली, ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब नहीं है, ये बनेगा ऑर्डरली। वुमन है तो ये बन जाएगा वुमनली। कावर्ड का मतलब वैसे कायर होता है, कावर्डली बनाया तो ये बनेगा एडजेक्टिव। वर्ल्ड को वर्ल्डली बनाया तो भी बनेगा एडजेक्टिव। माइजर का मतलब कंजूस व्यक्ति होता है, आपने अगर इसे बना दिया माइजरली तो ये बना एडजेक्टिव। वहाँ हेवन लिखा है ना, इसे आप बना लीजिए हेवनली। निगार्ड लिखा है तो इसे आप बना लीजिए निगार्डली, एटसेट्रा। तो इनमें एल वाई लगाने से ये बन गया एडजेक्टिव। इन्हें एडवर्ब बनाने के लिए आपको करना क्या है मैं बताता हूँ। अगर आप इन्हें एडवर्ब बनाना चाहते हैं इस पैटर्न पे बनाइए, इन अ फ्रेंडली मैनर, या तो ऐसे बना दीजिए, या ये पूरे की जगह लाइक अ फ्रेंड कर दीजिए, लाइक अ फ्रेंड। इसमें होगा क्या कि जो लाइक है ये बनेगा प्रेपोजिशन और ये बनेगा इसका ऑब्जेक्ट, ये बनेगा आपका एक एडवर्बियल फ्रेंड। किस तरीके से काम किया, तो दोस्तों के जैसे, मतलब लाइक अ फ्रेंड। ऑर्डर, ऑर्डरली दिया है तो इन एन ऑर्डरली मैनर कर लीजिए, इसे ऑर्डरली मैनर बना लीजिए। आपने मैन की बात की तो ये बन जाएगा इन अ मैनली मैनर, या आप चाहें इसे तो ऐसे बना सकते हैं, लाइक अ मैन, लाइक अ मैन मतलब मर्दों जैसा, या आप चाहें तो एक और बना सकते हैं मैनफुली। तो ये हमारे ऑप्शंस होते हैं इनको एडवर्ब बनाने के। अब मैं एक काम करता हूँ, एक एग्जाम्पल लिखता हूँ ताकि आप इस एग्जाम्पल इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे तरीके से समझ सकें। मैंने लिखा यू बिहेव्ड फ्रेंडली, मान लेते हैं ऐसे ही है। तो इस एग्जाम्पल को अगर आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और बिहेव किया तो हाउ डिड यू बिहेव, तो फ्रेंडली तो एडजेक्टिव है। If it is an adjective, it cannot qualify this particular verb. So to qualify the verb, we'll have to have an adverb. So in place of using friendly, you can use in a friendly manner. In a friendly manner. ये हो गया हमारा adverb phrase. या आप चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, like a friend, he behaved like a friend. यहाँ पे ये preposition है और ये इसका ऑब्जेक्ट होता है, ये भी एडवर्ब फ्रेज ही बना है आपका, ठीक है। तो ये ऐसे में करना पड़ेगा। डे टू डे कम्युनिकेशन में वी ऑफन मेक सच मिस्टेक्स, इन प्लेस ऑफ यूजिंग एडवर्ब वी यूज एडजेक्टिव्स, सो ट्राई टू अवॉइड सच मिस्टेक्स। एक एग्जांपल और देता हूं, ही इज माइजर, लगे आ तो समझ लीजिए इसको भी यहीं पे। एक मैंने लिखा ही इज माइजरली,
ही इज माइजरली। एक और लिख लेता हूं, ही इज अ माइजर मैन। एक और लिख लेता हूं, ही बिहेव्ड, फिर आते हैं पीछे वाले एग्जाम्पल पर, माइजरली। अगर इन सारे एग्जाम्पल्स को आप ध्यान से देखें तो आपको कुछ समझ आएगा। पहला, ये ही सब्जेक्ट है, ये यहाँ लिंकिंग वर्ब है क्योंकि नाउन आया हुआ है, और ये एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। अगर ही इज माइजर, माइजर में अब आप लोग लगता होगा कि वो एडजेक्टिव है, लेकिन वो एडजेक्टिव नहीं है। देखिए माइजर है क्या हमारा, माइजर इज अ नाउन। तो अगर ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो इसके पहले हमें आर्टिकल अ लगाना पड़ेगा। तो ही इज अ माइजर बोलेंगे तब जाकर के सही बनेगा। ही इज माइजर बोल देंगे तो गलत हो जाएगा। ही इज माइजर सिर्फ है तो माइजरली, ये आपको गलत लगता होगा लेकिन ये सही है क्योंकि ये एक एडजेक्टिव है। अब किसी भी लिंकिंग वर्ब के बाद हम एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं, तो दिस इज करेक्ट। व्हाट अबाउट दिस वन, ये अ लग गया है इस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए, है ना। अब मुद्दा यह है कि भी नाउन ही है, तो एक नाउन को क्वालिफाई करने के लिए नाउन तो आएगा नहीं, तो इसे बनाइए एडजेक्टिव ऐसे, तब जाके सही बनेगा। यहाँ पे बिहेव क्या है, वर्ब है। वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हम कोई एडजेक्टिव तो यूज कर नहीं सकते, तो माइजरली नहीं करना है, आपको लिखना क्या है, इन अ माइजरली मैनर, या आप ऐसे कर लें लाइक अ माइजर, मतलब कंजूसों के जैसा। अगर नाउन है तब तो आप उसे प्रेपोजिशनल फ्रेज बना ही सकते हैं। तो ये सारे रहे हमारे कॉन्सेप्ट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब आप लोगों को तो समझ में आ ही गया होगा कि इसमें करना क्या है। देखिए क्या करना है, वी शुड कीप, यही वर्ब है हमारा, क्या रखना चाहिए हमें, अपने बिलोंगिंग्स को कैसे रखना चाहिए। तो ऑर्डरली नहीं है, ये होना चाहिए आपका इन एन ऑर्डरली मैनर, इन एन ऑर्डरली मैनर। इसको ऐसे आपको ध्यान देना, तब जाकर ये सेंटेंस सही बनेगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने 6 एग्जाम्पल्स देखे, इसे पूरा 50 तक करना है। आइए आगे बढ़ते हैं इसमें। ये रहा एग्जाम्पल नंबर 34। रवि सर's फ्रेंड कुड नॉट स्कार्सली कंसील हिज हैप्पीनेस एट माई रेजिग्नेशन। एग्जाम्पल नंबर 35 भी देख लिया जाए ध्यान से भाई। When I read his biography, I hardly found something in his character that I could admire. What about 36? The guest picked up the child very affectionate and handed over to him the packet of sweets. चलिए बताएं इसमें क्या करना है। इनके आंसर्स आपको ही करने हैं, 10 सेकंड 20 सेकंड का आप समय ले लें, फिर इसके बाद हम लोग इसका डिस्कशन शुरू करेंगे। ठीक है, करें। तो कुछ बातें आपको बता दूं, कुछ एडवर्ब्स होते हैं, जैसे कि आपका हो गया स्कार्सली, है ना, बेयरली, हार्डली, फ्यू, लिटिल। ये ध्यान में रखिएगा आप लोग, ये पेपर में आते हैं काफी इनसे। नो, नेवर, नथिंग, नो बॉडी, नो वन, एटसेट्रा। आपको जानना चाहिए ये जो वर्ड्स हैं ये सारे के सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं, मतलब निगेशन को शो करने वाले वर्ड्स हैं। तो जब ये खुद ही नेगेटिव हैं तो इनके साथ हमें नो, नॉट, नेवर जैसे वर्ड्स यूज नहीं करने चाहिए, ये गलत हो जाएंगे। दोनों साथ में यूज नहीं करने चाहिए, या तो वो लगाइए या तो इनमें से कोई लगाइए, कोई एक ही लगाइए, दोनों का यूज मत करिए। अब ऊपर के एग्जांपल में आप देखें, कुड नॉट स्कार्सली कंसील, यहां नॉट भी आ गया है, स्कार्सली भी आ गया है ना। तो या तो नॉट हटा दीजिए या तो स्कार्सली, या तो ऐसे बना दीजिए इसे आप कि रवि सर's फ्रेंड कुड स्कार्सली कंसील, तब भी सही है। या फिर आप इसे ऐसे बना दे, रवि सर's फ्रेंड कुड नॉट कंसील, कंसील मतलब हो जाएगा छिपाना, तो दोनों में से कोई हटा दे, सही बन जाएगा। यानी कुल मिला के ऑप्शन नंबर ए में एरर है, आसान हो गया। व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 35? When I read his biography, I hardly found, हाँ एक चीज और है, जैसे कि नेगेटिव वर्ड्स आपने यूज किए और इसके बाद नेगेटिव वर्ड है तो जाहिर सी बात है कि उनके बाद आप नथिंग नहीं लगा पाएंगे, ये भी गलत होगा। दूसरी बात, समथिंग भी नहीं लगा पाएंगे क्योंकि समथिंग को अफर्मेटिव सेंस में हम यूज करते हैं, गया। अगर इनमें में से किसी वर्ड के साथ कुछ लगाना ही हो, नथिंग, समथिंग, एनीथिंग, तो हम यूज करते हैं एनीथिंग को। एक नॉन असर्टिव वर्ड होता है तो एनीथिंग का यूज किया जाएगा।
तो एग्जाम्पल नंबर 35 को अगर आप देखें तो आपको समझ में क्या आएगा कि व्हेन आई रेड हिज बायोग्राफी आई हार्डली फाउंड समथिंग। तो अगर आपने हार्डली यूज किया है तो इसके साथ समथिंग का यूज मत करिए, ये लगाइए आप एनीथिंग, आप इसे एनीथिंग कर देंगे तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, आइए एग्जाम्पल लास्ट देख लेते हैं। द गेस्ट पिक्ड अप द चाइल्ड वेरी अफेक्शनेट। हाँ, ये तो और भी आसान है। इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो है गेस्ट, पिक्ड अप जो है उठा लिया, ये है पास्ट इंडेफिनिट, वर्ब है इसका, उठाया तो किसको उठाया, बच्चे को उठाया। तो कैसे उठाया, कैसे, तो ये जो अफेक्शनेट है इट इज यूज्ड टू क्वालिफाई द वर्ब। तो वी कैन नॉट यूज एनी एडजेक्टिव टू क्वालिफाई अ वर्ब, विल हैव टू यूज एन एडवर्ब। तो ये अफेक्शनेट ना होकर के दिस शुड बी अफेक्शनेटली, यानी इसमें किस में एरर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी में। अब यहाँ एक बात और समझिएगा, इस वाले वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए अफेक्शनेटली यूज किया तो एडवर्ब है, अफेक्शनेटली की डिग्री को बढ़ाने के लिए वेरी यूज किया तो ये भी एडवर्ब है। तो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया और ये एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा अफेक्शनेटली। ठीक, ओके, लेट्स गो अहेड, आगे देखते हैं इसमें। रवि प्रजापति सर is being very politely for the reason best known to him. दूसरा देख लेते हैं। I am full of energy today because I soundly slept last night. What about the third one? I did not know hardly anyone in the college, so okay, and so I felt lonely all the time. ये तीन एग्जाम्पल्स हैं, जरा इन तीनों एग्जाम्पल्स का आंसर करें तो आप पहला वही 37 का सबसे पहले करें आप। रवि प्रजापति सर इज बीइंग वेरी पोलाइटली फॉर द रीजन बेस्ट नोन टू हिम, मतलब कि वो बहुत ही पोलाइट हैं, किस रीजन से इससे वही जानते हैं, मतलब वो किस उनको पता है। देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ, कैसे लिंकिंग वर्ब्स होते हैं हमारे, नाम आप लोगों ने अगर कहीं पढ़ा है तो सुना ही होगा, मुझसे पढ़े हो चाहे कहाँ भी पढ़े हो, ये वर्ड कॉमन वर्ड होगा आपके लिए। लिंकिंग वर्ब हो गया जैसे बी, ये बन गया आपका बिकम, वर्ड हो गया गेट, लुक, अपीयर, सीम, रिमेन। लुक, अपीयर, सीम, रिमेन, और क्या लिख दिया जाए भाई यहाँ पे, बस इतना ही रहने देते हैं, काफ़ी, एक और भी बढ़ा दिया जाए क्योंकि अब बाकी वर्ड्स जैसे लिखेंगे इसमें तो उसके साथ दिक्कत ये आ जाएगी आप लोगों के साथ कि मतलब वो कई बार एक्शन वर्ब भी हो जाते हैं, तो इतना ही रहने देते हैं एटसेट्रा। लिंकिंग वर्ब है, जो लिंकिंग वर्ब्स होते हैं वो स्टेट को रेफर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो अगर लिंकिंग वर्ब को स्टेट को रेफर करने के लिए यूज़ किया जा रहा है तो एक बात तो तय है कि स्टेट, जब वो स्टेट को ही रेफर कर रहे हैं तो स्टेट में कोई एक्शन तो होता ही नहीं है। जब एक्शन नहीं होता, अगर वो स्टेट को रेफर कर रहे हैं तो स्टेट में कोई एक्शन तो होता नहीं, जब एक्शन होता नहीं है तो हम उसमें मैनर नहीं यूज़ कर सकते। तो इसके लिए हमें इनमें ये जो वर्ब्स हमने लिखे हैं यहाँ पे, इनके साथ या तो एडजेक्टिव यूज़ करना पड़ता है, या फिर प्रोनाउन यूज़ करना पड़ता है, या फिर नाउन यूज़ करना पड़ता है। समझ रहे हैं बात को आप लोग, जो आ जाए। अब जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा आप ही लोगों के लिए, जैसे कि आप लोग बड़े प्यारे दिखते हैं मुझे, यू लुक्ड स्मार्टली, यू लुक स्मार्टली कर लेते हैं, मान लेते हैं ऐसा केस है ये, ठीक है ना, यू लुक स्मार्टली। अब देखिएगा ये लुक, ये आप दिखते हैं, लुक का मतलब देखना नहीं होता है, दिखना होता है, तो ये बन गया लिंकिंग वर्ब। तो लिंकिंग वर्ब में मैनर तो होता नहीं है, इफ देयर इज नो मैनर वी कैन नॉट यूज एडवर्ब ऑफ मैनर, तो फिर ये गलत है, हमें यहाँ यूज करना पड़ेगा स्मार्ट, और ये क्या बन गया यहाँ से, एडजेक्टिव बन गया। अब आइए थोड़ा आगे, यहाँ देखें, रवि प्रजापति सर इज बीइंग, ये देखिए बी लिंकिंग वर्ब है यहाँ पे, जब ये लिंक कर रहा है तो आप ये एडवर्ब नहीं यूज कर सकते, आपको यहाँ क्या यूज करना पड़ेगा, एडजेक्टिव, पोलाइट, ये यूज करना पड़ेगा। 38 देख लें आप लोग, आई एम फुल ऑफ एनर्जी टुडे बिकॉज आई साउंडली स्लेप्ट लास्ट नाइट। आइए यहां से कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट सीखते हुए चलना चाहिए। जैसे कि जो एडवर्ब होता है, एडवर्ब्स की अगर मैं बात करूं तो एक हो सकता है एडवर्ब ऑफ मैनर, एक हो सकता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, एक हो सकता है एडवर्ब ऑफ मैनर प्लेस, और एक हो सकता है टाइम। बहुत सारे हैं, तीनों की अगर बात की जाए, अगर तीनों के तीनों एडवर्ब्स एक साथ सेंटेंस में आते हैं तो इनका सीक्वेंस भी यही होगा, यानी कि मैनर, प्लेस एंड टाइम, अगर तीनों आ गए होती है सीक्वेंस।
तीनों में से जो भी दो आ गया, जो जिस सीक्वेंस में रहेंगे उसमें लगा देंगे। जैसे कि मान लीजिए प्लेस नहीं आया तो इनका सीक्वेंस हो जाएगा माइनर टाइम, मान लेते टाइम नहीं आया तो इनका सीक्वेंस हो जाएगा MP, मान लेते माइनर ही नहीं आया तो ये बन जाएगा PT। समझ में आ गई बात ना? तो ये सीक्वेंस होता है पहला। दूसरा इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि मैनर, प्लेस और टाइम को हम एंड पोजीशन में रखते हैं। वेयर डू वी पुट देम? एट द एंड पोजीशन। नाउ द पॉइंट इज दैट व्हाट इज दिस एंड पोजीशन? एंड पोजीशन मतलब सबसे लास्ट में रखा जाता है। अब इस एग्जांपल को आप देखें अगर, तो आई एम फुल ऑफ एनर्जी टुडे, ये एक सेंटेंस हो गया, बिकॉज इन द गिवन सेंटेंस इज अ कंजंक्शन, क्योंकि आई साउंडली स्लेप्ट लास्ट नाइट। देखिए ये आई क्या है? सब्जेक्ट है, स्लेप्ट है वर्ब, लास्ट नाइट क्या है? टाइम है, साउंडली बहुत अच्छे से सोया, यानी कि क्या बन गया? मैनर। तो अभी सबसे पहली बात हो कि लास्ट में रखते हैं सीक्वेंस, लास्ट में गड़बड़ हो गया, इसको उठा के यहाँ रखेंगे तो ये क्या बनेगा? साउंडली स्लेप्ट, स्लेप्ट साउंडली, साउंडली लास्ट नाइट। तो इसमें जरा देखेंगे आप, मैनर हो गया, प्लेस तो आया नहीं है, टाइम आ गया, तो एम्प्टी वाला ये बन गया। तो ये होना ऐसे चाहिए था, बिकॉज आई स्लेप्ट साउंडली लास्ट नाइट। ठीक, मैं चाहूंगा कि एग्जाम्पल नंबर 39 आप आंसर करें, क्योंकि अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने इसे ऐसा पढ़ा है कुछ। करें आंसर। आई डिड नॉट नो हार्डली एनीवन इन द कॉलेज and I felt lonely all the time। बताएं क्या करना है इसमें? I felt lonely all the time। सिंपल सी बात है। I did not know anyone in the college, या फिर I hardly knew, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपने बोल दिया कि आई डिड नॉट नो एनीवन, तो इसका ये मतलब बनेगा कि जितने भी हैं उनमें से किसी को नहीं जानते हैं। आपने अगर ये लिखा कि आई हार्डली न्यू का मतलब ये है कि 100 लोग आए हैं तो 1-2 को जानते हैं, मतलब न के बराबर लोगों को जानते हैं। तो बस थोड़ी सी मीनिंग में चेंज आ जाएगी, बट सेंटेंसेस दोनों सही निकलेंगे। तो कुल मिला जुला करके ऑप्शन नंबर ए में एरर है। आइए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 40, 41 एंड 42। मैं एक बार इसे पढ़ देता हूँ। लेट मी रीड इट आउट। I see Mr. Ravi Prajapati often at the bus terminal। 41 पढ़ लेता हूं मैं यहां पर जाकर के। She had barely nothing to wear when she came to me for help। Great leaders tried to eradicate social evil practices with tooth and nail। ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं, इनको हमको जो है समझना है। आइए देखते हैं। देखिए है क्या। अभी हम लोगों ने देखा एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस एंड टाइम। तो एक होता है एडवर्ब ऑफ इनडेफिनिट फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ इनडेफिनिट फ्रीक्वेंसी। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी का मतलब तो ये रिपीटिशन किसी काम का। तो कुछ एडवर्ब्स हैं, जैसे हो गया ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, समटाइम्स। ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, समटाइम्स, ऑफन, है ना, यूजुअली, एटसेट्रा। ये हमारे कुछ ओकेजनली, जनरली, बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं आपके। ये हमारे एडवर्ब ऑफ इनडेफिनिट फ्रीक्वेंसीज हैं। जो एडवर्ब ऑफ इनडेफिनिट फ्रीक्वेंसीज होते हैं वो मिड पोजीशन पे आते हैं। इनकी पोजीशनिंग कहाँ होती है? मिड पोजीशन। अब सेंटेंस के बेसिस पे मिड पोजीशन वेरी कर सकते हैं। जैसे पहला, अगर कोई ऐसा सेंटेंस हो जिसमें सब्जेक्ट हो और इसके तुरंत बाद मेन वर्ब आ जाए, मतलब कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो मिड पोजीशन यहाँ, यानी कि इनकी जरूरत इन जनरल हम बीच में रखेंगे। अगर कोई एक ऐसा सेंटेंस हो जिसमें आपने यूज़ कर लिया है कोई हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद कोई मेन वर्ब आया हो, ठीक, तो जो मिड पोजीशन बनेगा वो यहाँ बनेगा।
जो मिड पोजीशन बनेगा वो कहाँ बन जाएगा, वो यहाँ बन जाएगा, यानी उनको तो हम यहाँ रखेंगे। लेकिन कोई एक ऐसा सेंटेंस बन जाए जिसमें सब्जेक्ट के बाद बी की कोई फॉर्म आ जाए, इज एम आर वॉज वर, तो अब इसके आगे कोई वर्ब आ जाए या फिर कोई एडजेक्टिव आ जाए, चाहे कोई नाउन कुछ भी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मिड पोजीशन इज एम आर के बाद आएगा, ठीक है ना, तो उनको हम यहाँ रखेंगे। अब एग्जाम्पल नंबर 1 को आप देखें, यहां दे दिया है कि आई सी मिस्टर प्रजापति, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑफन जो यूज किया गया है ये है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो उसी जगह तो गलत हो गई, ये कहाँ होनी चाहिए थी, आई ऑफन सी, यानी ऑप्शन नंबर ए में एरर है और ऑफन की जो प्लेसमेंट हुई है वो गलत हो गई है, प्लेसिंग गलत हो गई है, वो होना चाहिए आपका आई और सी के बीच में, बिकॉज दैट कम्स अंडर दिस पर्टिकुलर कैटेगरी। लेट अस टॉक अबाउट एग्जांपल नंबर 41। शी हैड बेयरली नथिंग टू वेयर व्हेन शी केम टू मी फॉर हेल्प, मतलब उसके बाद लगभग न के बराबर चीज़ें थी जब वो मेरे पास आई थी मदद के लिए। देखिए स्कार्सली, बेयरली, हार्डली, बेयरली वर्ड यूज हुआ है, ये खुद ही नेगेटिव वर्ड है। अगर ये खुद ही नेगेटिव वर्ड है तो इसके साथ हम नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करते, कहाँ गया, आ गया ना। इसके साथ जो नथिंग हमने यूज किया है, ये नथिंग नहीं यूज करना, इसके साथ हमें क्या यूज करना है, एनीथिंग यूज करना है, ठीक है, एनीथिंग, ये ध्यान दीजिएगा। What about example number 42? Great leaders tried to eradicate social evil practices with tooth and nail. ये हमें समझना है, तब तक आप ये नोट कर लीजिएगा। आइए देखते हैं, अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे क्वेश्चन जनरली मिल जाते हैं आपके पेपर में। देखिए है क्या, मैं कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। कुछ ईडियम्स हैं, जैसे कि हो गया टूथ एंड नेल, एक मान लेते हैं, लिख लेते हैं बैग एंड बैगेज, मान लेते हैं इसे। एक लिख लेते हैं रेन, कैट्स एंड डॉग्स, ऐसे मान लेते हैं। एक लिख लेते हैं यहाँ पे हार्ट एंड सोल, मान लेते हैं, ऐसे लिख लिया हमने कुछ इडियम्स हैं। तो ये जो इडियमेटिक एक्सप्रेशंस हैं ये होते हैं एडवर्ब्स। तो विद जो लिखा है टूथ एंड नेल, इसका मतलब होता है विद ऑल एफर्ट्स, विद ऑल एफर्ट्स। तो ये जो विद है ये ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूडेड है, यानी कि अगर इनके पहले कहीं से विद लग गया तो ये गलत है, क्योंकि ये तो एडवर्ब है। यानी क्या बैग एंड बैगेज, तो इसका क्या मतलब है, विद ऑल बिलोंगिंग्स, मतलब पूरे सामान के साथ। तो ये जो विद है फिर इसमें इंक्लूडेड, क्योंकि ये तो एडवर्ब है। तो अगर विद बैग एंड बैगेज लिख के आएगा तो गलत हो जाएगा, विद का यूज नहीं होगा। जैसे रेन का मतलब ही होता है टू रेन, मतलब रेन कैट्स एंड डॉग्स का मतलब ही है टू रेन हैवीली, तो ये तो खुद ही एडवर्ब है। तो पेपर में ऐसे लिखे आता है कि रेन लाइक कैट्स एंड डॉग्स, ऐसा कोई इडियम नहीं है, तो ये गलत है। हार्ट एंड सोल का मतलब भी वही आपका कि विद फुल एफर्ट्स, तो इसके पहले भी विद हार्ट एंड सोल लिख करके आ जाए तो ये गलत हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ वही गड़बड़ हुआ है। ग्रेट लीडर्स ट्राई टू इरेडिकेट, मतलब किसी चीज को रूट आउट करना, किसी चीज को जड़ से उखाड़ के फेंक देना। सोशल एविल प्रैक्टिसेस, मतलब जो समाज में जो सामाजिक कुरीतियां हैं, जो बुराइयां हैं, उनको मतलब कोशिश उन्होंने किया विद टूथ एंड नेल। तो ये जो ये विद लिखा है ना ये गलत है यहाँ पे, दिस इज इनकरेक्ट, डोंट यूज विद टूथ एंड नेल, ठीक है। आइए आगे देखते हैं यहाँ 43, 44, 45, ये 3 एग्जाम्पल्स आगे फिर से नए, अब हमें इनको समझने हैं। अच्छा, ये ऐसे एग्जाम्पल्स का कलेक्शन है जिनकी हेल्प से मैं इनसे रिलेटेड हर एक कॉन्सेप्ट को आपसे डिस्कस कर लूँगा, ताकि पेपर में आप बैठें और ऐसे क्वेश्चंस आएँ तो आपको करने में कहीं से कोई दिक्कत ना हो, है ना। इट रेन्ड लाइक, ये तो अभी कराया था, इट रेन्ड लाइक कैट्स एंड डॉग्स, तो कैट्स एंड डॉग्स इट इज ओके, रेन्ड भी है, ये लाइक का यूज गलत है। तो टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू टॉक लाउडली, इसका आंसर करें। दो ही वॉज ब्रेव ही कुड नॉट फेस द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ मैनली। दोनों बड़े इजी एग्जाम्पल्स हैं, मैं आपको इसे समझाने की कोशिश करता हूं। देखें, जैसे एक वर्ड होता है लाउड,
लाउड मतलब ये एडजेक्टिव है। इन अ हाई वॉल्यूम, यही है इसका मतलब, इन अ हाई वॉल्यूम, ये एडजेक्टिव है। लाउडली होता है एडवर्ब, है ना, जो कि सुनने में खराब लगे, मतलब इतना ज्यादा जितना गला फाड़ के बोलना। एक होता है अलाउड, ये जो लाउडली एडवर्ब है, अलाउड, ये भी एडवर्ब है, ये सब एक ही साथ है, बीच में गैप नहीं है। तो ये जो सेंटेंस लिखा है कि द टीचर आस्क्ड, ये देखिए दो बार ये आ गया है, एक ही रहेगा। आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू टॉक लाउडली, तो टॉक लिखा है तो वर्ब है, तो इसके साथ तो चाहिए एडवर्ब भी। मुद्दा यह है कि लाउडली होगा कि अलाउड होगा। लाउडली मतलब बहुत जोर से चिल्ला के बोलना, अलाउड का मतलब इतनी जोर से बोलना कि आपको सुनाई दे। तो यहाँ पे टीचर ने बोला होगा बच्चे को, तो गला फाड़ के थोड़े बोलेगा, बोलता जोर से बोलो कि खराब लगे, वो इसका सेंस ये रहा होगा टीचर का कि इतनी जोर से बोलो कि सबको सुनाई दे। अगर ये केस है तब यहाँ पे लाउडली नहीं लगेगा, ये क्या बनेगा आपका, अलाउड, ये बनेगा अलाउड। थोड़ा साफ लिख दो, मजा नहीं दे रहा, ये बन जाएगा अलाउड, ठीक है। आइए नीचे, दो ही वॉज ब्रेव, यद्यपि वो बहादुर था, ही कुड नॉट फेस, वो सामना नहीं कर सका, द अप्स एंड डाउन्स, मतलब उतराव चढ़ाव ऑफ लाइफ, जिंदगी के जो उतराव चढ़ाव थे उसको सामना नहीं कर पाया। मैनली देखिए एडजेक्टिव है, हमें चाहिए यहाँ पे एडवर्ब। या तो आप इसको लिख दीजिए, गलत है, या तो आप लिखिए लाइक अ मैन, या तो आप इसको लिखिए कि ये हो जाए एडवर्ब वाला ही फॉर्म डायरेक्ट, मैनफुली, या आप इसको ऐसे लिख दीजिए, इन अ मैनली मैनर। हो गया, कुछ भी कर दीजिए, सेंटेंस सही बन जाएगा आपका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम आते हैं आगे, धीरे धीरे मंजिल के करीब, और भी 2 क्वेश्चंस होंगे, हाँ 50 तक हैं पूरे। आइए जरा देखते हैं इसे। यू हैव एक्टेड नोबलर देन ऑल ऑफ अस, अच्छा एग्जाम्पल है, बताएं। हर एक तरह के क्वेश्चंस को कंप्लीट करने की कोशिश की गई है। अगर आप ये वीडियोस देख लेते हैं तो आपका काम काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा, आप अपने मंजिल के काफ़ी करीब होंगे। बाकी आप जितनी मेहनत करेंगे इसका कोई अंत तो है नहीं कि कितना सीखा जाए, सिलेक्शन हो जाए, जितना सीख लें उतना कम। देखिए, यू हैव एक्टेड, सबसे पहली बात नोबल एडजेक्टिव है, इसका कंपैरेटिव डिग्री है नोबलर, इसी एडजेक्टिव का सुपरलेटिव डिग्री है नोबलेस्ट, सारे एडजेक्टिव हैं। मुद्दा यह है कि यहां लिखा गया है यू हैव एक्टेड, दिस इज ए वर्ब, वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव यूज किया नहीं जा सकता, तो इसका जो एडवर्ब वाला फॉर्म होगा वो बनेगा नोबली। तो हमने इस नोबलर को काट के क्या बना दिया, नोबली। लेकिन दिक्कत ये आ गई कि यहां पे लिखा है देन, यानी कंपैरेटिव डिग्री चाहिए, तो हम इस एडवर्ब की कंपैरेटिव डिग्री को बनाने के लिए इसके पहले क्या लगा देंगे, मोर, यानी ये जो सेंटेंस बनेगा ये बनेगा मोर नोबली देन ऑल ऑफ अस। यानी इसका मतलब यह है कि जो एडवर्ब्स होते हैं उनका भी कंपैरेटिव डिग्री होता है, एडवर्ब्स के भी कंपैरेटिव डिग्री होते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। आइए यहां देखते हैं एग्जांपल नंबर 47, शी हैज सीन दिस मूवी ट्वाइस। देखिए, ये जो एडवर्ब है ये किसी एडजेक्टिव के डिग्री को बताने के लिए आता है, तो एडजेक्टिव तो यहां है ना, तो ये हो नहीं सकता। जो येट एडवर्ब है इसका हम यूज या तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं या तो नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं, जो कि यहाँ पर ना तो इंट्रोगेटिव है ना तो नेगेटिव है, या फिर इन्फिनेटिव के साथ, तीनों में कोई नहीं है, ये हो नहीं सकता। हाँ, शी हैज ऑफन सीन दिस मूवी ट्वाइस, तो ये रिपीटिशन को शो कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर सेंस में ये गलत हो गया। ऑलरेडी सीन मतलब कि 2 बार, आपने किसी को बोला कि चलो मूवी देख लें, तो आपने तो पहले ही 2 बार देख चुका है, तो ऑलरेडी ये काम हो चुका है, तो सही एडवर्ब बनेगा यहाँ पे, दैट वुड बी ऑप्शन नंबर ए। व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 48, रवि सर्स फादर हैज डैश रिटर्न्ड होम फ्रॉम वर्क, क्या बनेगा, जस्ट है, सॉरी यहाँ पे हैज रिटर्न्ड है तो ये तो आएगा नहीं, तो कट गया।
नेवर रिटर्न होम का मतलब ये है कि कभी आया ही नहीं, मतलब कि न आने का रिपीटिशन कई बार हुआ है ना। ऐसा कैसे होगा, आदमी एक बार जाता है एक बार आता है तो कभी आया ही नहीं, तो ये तो है ही नहीं, आपका गड़बड़ हो गया, ये नहीं आए एक बार, क्योंकि गए हैं तो ऑफिस से एक बार जब आ जाएंगे, मतलब कई बार जब नहीं आएंगे तब ना, तो एक बार वो चले गए तो एक बार भी नहीं आए तो कभी नहीं आए वाला सेंस ही नहीं हो सकता, गलत हो गया। येट वही चीज़ है आपका कि नेगेटिव, इंट्रोगेटिव या फिर इन्फिनेटिव इसके बाद आए तब, तीनों में कुछ नहीं होती, हट गया, जस्ट बनेगा सही एडवर्ब। आगे देखिए 49, एग्जाम्पल नंबर 49 देख लें जरा। द एग्जैक्ट रीजन फॉर देयर डिसएग्रीमेंट आर, हाँ क्वाइट मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था, एडजेक्टिव आना चाहिए, नहीं है तो गया, ऑलरेडी है तो आगे कुछ ना कुछ तो वर्ब वगैरह आना चाहिए, जो कि नहीं आया तो गया। ऑफन आपका फ्रीक्वेंसी है जो यहाँ सुटेबल नहीं है तो ये भी गया। येट टू बी मेड, मैंने बताया था अभी कि येट को या तो नेगेटिव में करेंगे या इंट्रोगेटिव में करेंगे या इन्फिनेटिव में करेंगे, इसका मतलब है कि कोई चीज़ अभी होने वाली है, इट इज़ नॉट येट डन, इसका ये मतलब है कि अभी तक हुआ नहीं है। येट टू बी मेड पब्लिक का मतलब अभी किया जाना है, अभी किया नहीं गया है, तो सही ऑप्शन क्या बनेगा इसमें, ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। अभी मैं चाहूंगा कि आप इसका आंसर कर दें। इज योर ब्रदर, देखिए होता क्या है इसमें ना, मैं बताता हूँ डायरेक्ट, आसान है। जो स्टिल है ये किसी एक्शन के कॉन्टिन्यूटी को शो करता है, अगर एज एन एडवर्ब आप इसे यूज करते हैं तब, मतलब कि बोलने के टाइम पे चल रहा हो। तो इज लिखा हुआ है तो अभी भी यानी यूनिवर्सिटी में है क्या, इज योर स्टिल, इज योर ब्रदर स्टिल एट द यूनिवर्सिटी, तो ये तो है ही नहीं तो गया, ये भी गया, सही क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये रहा एडवर्ब, एडवर्ब की दूसरी वीडियो भी पूरी हो गई है। तो अब आप लोगों का काम ये है कि इसको कायदे से घर पे बैठ के पढ़ें, जब कायदे से आप पढ़ लेंगे तो आपका काम आसान बनेगा, समझ में आई बात। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।